नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेरे प्यारे भाई, अपनी बात को रखने से पहले मेरी आपसे यही दरखास्त, क्या तो आप खाली कर दो तो मीडिया वाले इधर आ गए, वरना वो जो बच्चे आज यहाँ आए हैं वो अनुशासन सीख ही नहीं पाए। हमारे ये वाले साथी इधर खाली कर दो, आप कहीं और, आप तो बहुत बेहतरीन सब लोग हो, तो मीडिया वाले यहाँ उनके वाले अपने स्थान पर जाए, अच्छा हो जाए। आप उनकी जगह छोड़ दो, आप उनकी जगह घेरोगे तो वो आपकी जगह घेरेंगे। आप लोग वहां तो खाली कम संख्या करता है साहब, हम दूसरों को ना कर खुद ही को करें। आइए भाई, आइए। और जो ये बीच वाली पंक्ति, मेरा आपसे आग्रह क्या तो आप पीछे हो जाओ या अपनी कोई जगह ले लो, आराम से जाने दो, उनको जाने दो, सब लोग आराम से जगह ले लो। आ जाओ, बैठ जाओ, आप कोई जगह करके बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ, यहाँ मौलाना जावेद साहब के पास बैठ जाओ। आजा भाई, सब इधर आए। बहुत बढ़िया, आगे आ गया भाई, आ जाओ, आ जाओ। ऊपर जाके कर लो, कुछ करना है, नीचे खड़े होकर मत करो। मेजर बैक हो जाओ, इधर इस तरफ, हाँ इस तरफ आ जाओ, फिर वो रहने लीडर लोग बैठे हैं हमारे, आप दोनों भाई बैठ जाओ, खड़े नीचे। अब ठीक है, काफी हद तक ठीक हो गया। प्यारे साथियों, यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दाईं तरफ उपस्थित छोटी बच्चियों, प्रदेश और देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए आज जब यहाँ पहुंचे हैं स्वागत सम्मान कार्यक्रम में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो बहनें हमारी पहुंची हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का भी, जो पीछे से लेकर आगे तक, और मेरे लेफ्ट हैंड में हमारे यहाँ के विधानसभा के जो है प्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी, भाईचारा कमेटियों के संयोजक और हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के सभी शानदार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भाई खुर्शीद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि मैं कार्यक्रम बच्चों का करना चाहता हूं, बच्चों का सम्मान समारोह। वो जानते हैं कि एजुकेशन के प्रति मेरा कितना लगाव है। हालांकि समय नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम करो, मैं आऊंगा। ये उनके प्रति मेरा प्यार भी है, इस कार्यक्रम के प्रति मेरे दिल की इच्छा भी है, और उनका जो कार्य है मेरे साथ रह के पार्टी की जिस तरह सेवा की, इसके लिए मेरे दिल में उनकी इज्जत भी। प्यारे साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि देश बड़े मुश्किल दौर में है। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, जिन दलों के ऊपर जिम्मेदारी, जिनको जनता ने ताकत दी है, वो आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने का काम कर। ये जब हम किसी भी फील्ड में देखेंगे तो इस बात का हमें एहसास हो जाएगा। चाहे हम एजुकेशन में देख लें, चाहे हेल्थ सेक्टर में देख लें, चाहे हम किसानों के लिए देख लें, चाहे हम रोजगार पे नौजवानों के लिए देख लें, चाहे माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए देख लें, चाहे गिरती इकोनॉमी के रूप में देख लें, या जिस तरह से सड़क से लेके टोल हो, सड़कें हो, बिजली पानी की व्यवस्था, सब हमारे सामने है। हमने लंबे जीवन में पिछले समय में सरकारें देखी है, नेता देखे हैं, दल देखे हैं, देश को आगे बढ़ते हुए देश को कमजोर करने वाली ताकतों को भी हमने देखा। तो प्यारे साथियों, मैं अपने जिलाध्यक्ष छूट गए थे, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, उनकी टीम भी बहुत मेहनत करती है। मैं महापुरुषों को, संतों को, महापुरुषों को मदद करता हूँ। जब एजुकेशन की बात आएगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन को हथियार बताया है। और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे
तो सर सैयद अहमद खान साहब को भी हम लोग याद करेंगे, जिन्होंने एएमयू के रूप में एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़ी विरासत हमको सौंपी। मैं मां सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी याद करूंगा कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान। आज मैं दूसरे कार्यक्रम में पहला हेल्थ से जुड़ा था, कैंसर के बारे में किस तरह से अवेयरनेस की जाए, और दूसरा कार्यक्रम एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और दोनों मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने पार्लियामेंट में एजुकेशन का में सुधार कैसे होगा इसको लेके अपनी बात कई बार रखी, और मैंने इसके लिए पॉलिसी भी दी कि अगर इस पॉलिसी को हम लोग तैयार करेंगे, सरकार लागू कर देगी, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो शिक्षा नहीं ले पाएगा, और शिक्षा भी बहुत कम पैसे में इतनी शानदार शिक्षा मिलेगी कि शिक्षा लेके जो कल तक जो है टूटे मकान में रहता था, आज दफ्तर में अधिकारी कर्मचारी बनके बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करेगा। इसलिए मैंने एजुकेशन पॉलिसी में कहा था कि अभी तो प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूलों में महंगी पढ़ाई होती है, गरीब का बच्चा उनमें घुस नहीं पाता। गरीब के मन में सपने हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी कैसे दूर हो। तो मैंने ये कहा कि सिस्टम को अगर सुधारना है तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी जो सिस्टम को बनाते हैं, जो पॉलिसी को बनाते हैं। जब तक नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक लागू कराने वाले पॉलिसी जो लागू कराते हैं वो अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जो अभिनेता, नेता या उनके साथ बिजनेसमैन जिनको सरकारी सुविधा मिलती है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने वाली नहीं है, तब तक तो प्राइवेट में ही भागना पड़ेगा। आप महसूस करके देखो, जिस दिन मुख्यमंत्री का बच्चा, विधायक जी का बच्चा, मंत्री जी का बच्चा, सांसद जी का बच्चा, चेयरमैन साहब जी का बच्चा, चेयरमैन साहब का मानोगा आखिरी इकाई जो है यहां सब नगरों में हमारे सभासद साथी जो बैठे हैं, और गांव में जो है वो प्रधान और उनके नीचे ग्राम पंचायत का मेंबर, और ऊपर लेकर राष्ट्रपति तक जो संवैधानिक पद है, और चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीबीआई के हेड हो, चाहे ईडी के हेड हो, चाहे इनकम टैक्स के हेड हो, चाहे स्टेट के डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एडीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, सीओ हो, दरोगा हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, जितने संवैधानिक पद हैं सबके बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आप ये देखना ऐसी पढ़ाई होगी जो प्राइवेट स्कूल में दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देगी। जब एक कुर्सी पर डीएम का बच्चा बैठेगा, बराबर की कुर्सी पे चेयरमैन साहब का बच्चा बैठेगा, उससे बराबर की कुर्सी पे विधायक जी का बच्चा बैठेगा, आप ये महसूस करके देखना उसी बराबर की कुर्सी पे आपका, मेरा, किसान का, मजदूर का बच्चा बैठेगा, तो पढ़ाई इतनी शानदार होगी। स्कूल में पंखे भी होंगे, एसी भी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पीने के लिए साफ पानी भी होगा, साफ सफाई भी होगी, टीचर भी टाइम पाएंगे, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। तब जब पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी लागू कराने वाले लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल आएगा तो आप देखना सब कुछ अच्छा होगा, और जब उनके बच्चों का सवाल नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप मेरी बात को नोट कर लें। मैं अपने क्षेत्र में घुमा हूं, आपने देखा हूं, मैं स्कूलों का दौरा करता हूं, जो केंद्रीय विद्यालय उनका दौरा करता हूं, जो राज्य के विद्यालय उनका दौरा करता हूं, जाकर उनसे पूछता हूं इस बिल्डिंग में तो जानवर बिना बांधे गिर जाएगी तो पता नहीं है सरकार क्या कर रही है। कितने बिल्डिंगों के लिए मैंने सरकार से लिखा, और जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते उनके छात्रवृत्ति समय पे मिल जाए, इसके लिए भी मैंने सरकार को लिखा। फिर बात एजुकेशन पॉलिसी के बाद हेल्थ पॉलिसी की मैं अगर करूं तो आज आप जानते हैं मैं सुबह जिस प्रोग्राम में था वो कैंसर के अवेयरनेस का था। मैं खुद से पीड़ित था, मेरे पिता को मैंने खोया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे और मेरी कोई पावर नहीं थी, इसलिए मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मैं गरीब घर से आता। अगर मेरे पास पैसे होते और सही समय पे हमें पता लग गया होता कि मेरे पिताजी को कैंसर है, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता मैं अपना खून देके भी अपने पिता को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि पिता जो है वो रीढ़ होते हैं, वो ताकत होते हैं बच्चे की। लेकिन क्योंकि हमें पता तब लगा जब वो तीसरी स्टेज में आज कार्यक्रम यही था कि अगर पहले स्टेज
वाले समय में कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने पति को, कोई अपने भाई को, कोई अपने पिता को ना खोए, अपनी माँ को ना खोए, दादी को ना खोए, दादा को ना खोए, इसकी चिंता भी हम लोगों को होनी चाहिए। इसलिए मैंने हेल्थ पॉलिसी के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि जिनका जिक्र मैंने किया वो अधिकारी कर्मचारी ऊपर से लेकर चोटी तक के नीचे के गांव में जो सेक्रेटरी काम करते हैं, और वो नेता राष्ट्रपति जी से लेकर और गांव के मेंबर तक के जब हो रहा है, किसान मजदूर का भी इलाज हो रहा है, दलित पिछड़े मुसलमान और हर जाति धर्म के लोगों का इलाज हो रहा है, तो आप देखना दवाई भी मिलेगी, डॉक्टर भी होगा, सारी मशीनें भी होंगी, समय पे सारे काम होंगे, और आप ये देखना कि जेब भी नहीं कटेगी। अभी तो क्या होता है, डॉक्टर साहब 500 रुपए फीस लेते हैं प्राइवेट में, 500 रुपए फीस लेते हैं। 500 रुपए गरीब की मजदूरी है भारत में। एक महीने की पेंशन मिलती है महिलाओं को 500 रुपए, बुजुर्गों को 500 रुपए सरकार पेंशन देती है, और एक पर्चा बनवाने में 500 रुपए लगते हैं, और फिर डॉक्टर साहब दवाई लिख लेते हैं, कहते हैं फलाने मेडिकल स्टोर से खरीद लेना। उस मेडिकल स्टोर पे कमीशन है, वही दवाई दूसरे मेडिकल स्टोर पे 20 रुपए की मिलेगी, लेकिन जिस मेडिकल स्टोर से लिखी है वहां 100 रुपए की मिलेगी, क्योंकि कमीशन है, जगदीप की जेब काटनी है। ये भी हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। फिर कहते हैं टेस्ट कराओ, और आजकल तो ऐसा माहौल बदल गया है, खुर्शीद भाई आप यहां से टेस्ट करा के आ जाओ, आराम नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर कहते वो कहता इसके टेस्ट नहीं मालूम हुआ, चाहे 2 दिन पुराने हो, कहेगा मैं अपने टेस्ट कराऊंगा, चाहे अपने टेस्ट करा के लेके आ। आप महसूस करके देखो कि किस तरह लोगों की जेब कट रही है। और जब मुख्यमंत्री जी का इलाज उस अस्पताल में होगा, विधायक जी का अस्पताल उस इलाज में होगा, डीएम साहब का, कप्तान साहब का इलाज होगा, तो आप देखना जब उसी स्टेचर पे मौलाना जावेद के परिवार का कोई आदमी, कुदरत ना करे ऐसा हो, और डीएम साहब और जिलाधिकारी और मंत्री जी विधायक जी के परिवार के आदमी का इलाज होगा, आप देखना कि शानदार इलाज होगा और जेब भी नहीं कटेगी, लोगों के पैसे भी बचेंगे। इसलिए मैंने 2 पॉलिसी पार्लियामेंट में दी, लेकिन हमारी संख्या वहां कम है, तो वो कहते हैं पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन लागू आप ही कराना जब आप में ताकत होगी। मैं आपको वचन देके कहता हूं कि पॉलिसी भी लागू कराएंगे, लोगों को राहत देने का काम भी करेंगे, और इंसानों को इंसानों जैसा माहौल भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास करता हूं। आज तो क्या हालात है, मुझे कहना चाहिए, और मेरे जैसा व्यक्ति नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आज ये हालात है, ये नहीं पता जो घर से निकल के जाएगा वो शाम के समय वापस लौटेगा नहीं लौटेगा। कोई दिमाग में फतूर लेके कोई आदमी डंडे से किसी और हथियार से उस पर हमला तो नहीं कर देगा, जाति धर्म के नाम पर उसकी हत्या तो नहीं हो जाएगी। इस बात की गारंटी भी आज उत्तर प्रदेश में या देश में नहीं है, ये भी सब हम लोगों के सामने है। अभी हमारे किसान नेता हैं, उनके ऊपर लाठी चला दी, उनकी पगड़ी को उछाल दिया, और जिस तरह से आपने देखा वो मैंने अभी जब मैं विदेश से लौटा और विदेश को देख के किस तरह खुशहाल जीवन लोग जी रहे, तो मेरे मन में चिंता हुई कि हम इनसे पीछे क्यों हैं। तो मुझे पता लगा कि इनका पीछे रहने का राज ये है कि हमारे नेता नहीं चाहते कि हमारे लोग आगे बढ़ जाएं। सोचो नेता, अगर लोग खुशहाल हो जाएंगे तो नेता की जरूरत कहां पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जानबूझ के सिस्टम को ऐसे घेरा है कि उनकी जरूरत बनती रहे। जैसे घर का एक सामान ठीक करते हैं, दूसरा खराब कर जाते हैं। जब आप वो चला के देख रहे पंखा खराब कर दिया, हो गया था, तो आपने पंखा ठीक कराया तो पंखा शानदार चलने लगा, आपने कहा भाई ठीक है चले जाओ। लेकिन आपने बिजली का बल्ब खोल के देखा थोड़ी देर बाद तो बिजली खराब। फिर आपने बिजली का बल्ब ठीक करने के लिए बुलाया तो पंखे के तार काट गए, पंखे का ठीक करने आया तो कूलर के तार काट गए, कूलर का ठीक करने के लिए कराया तो किसी और चीज के तार काट गए। आप ऐसे ही उनके सारे बने रहो, इसलिए सिस्टम ऐसा जो है वो बनाया गया। गौर भाई यहां बैठे हैं, मेरी बात को याद रखना, इच्छा शक्ति की कमी है, दिमाग में फतूर है जाति धर्म के नाम पे। अगर इंसान बन के काम करेंगे तो कोई भी सरकार अच्छा काम कर सकती है, और अगर वो सिर्फ इस आधार पे काम करेगी कि भाई हमें अपने लोगों का या अपने जाति या धर्मों के लोग काम करना है, तो कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। तो हम लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं नगीना का नाम आपने पार्लियामेंट में कितनी बार सुना, ईमानदार से बताओ पिछले 1 साल में कितनी बार सुना है? जब भी पार्लियामेंट चलती है बताओ आप नगीना का नाम सुनते हो नहीं सुनते हो? आप सिर्फ नगीना का नहीं, नजीबाबाद का नाम भी आप सुनते हो, सहारनपुर का नाम भी आप सुनते हो, भागो वाले का नाम भी आप सुनते हो,
शेरकोट के अस्पताल की समस्या भी आप सुनते हो, नगीना के अस्पताल की समस्या भी आप सुनते हो, जो बॉर्डर है हमारा सहसपुर, वहां अगर की समस्या के बारे में भी आप सुनते हो। अगर कहीं कोई समस्या हो जाती है चाहे अस्पताल का चाहे कॉलेज का, मैंने मांग की IIT बने, हमारे अभी मैंने मांग की छात्रावास बना दो, अभी मैंने मांग की कि भाई हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना दो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 3-4 साल के अंदर हमारे यहाँ एयरपोर्ट जरूर होगा। मुझे चंद्रशेखर साहब ने कहा, चंद्रशेखर आप मांग करते रहते हो, तो मैंने कहा मांग मैं इसलिए करता हूं कि नगीना और देश के लोगों को पता लगे कि ये निकम्मी सरकार काम नहीं करती, सिर्फ सुनती है इस काम से और इस काम से निकाल देती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि अगर ये सरकार सबकी होती तो सबका काम होता, और ये सरकार सिर्फ जो है चंद बिजनेसमैन लोगों की है, इसलिए उनका काम हो रहा है। किसान, नौजवान, महिला, पुरुष और तमाम जाति धर्म के लोग, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई छोटा मोटा कर्म, सब परेशान हो। आप जानते हो जब टैरिफ लगाने की बात की, हमारे यहाँ कारोबार होता है नगीना में, जब टैरिफ लगाने की बात की अमेरिका ने, तो हमें अकेला चंद्रशेखर आजाद पहला तक था जिसने कहा जब ट्रंप यहाँ आएंगे तो उन ट्रंप का विरोध हम एयरपोर्ट पर ही करने का काम करेंगे। अगर वो हमारे लोगों को रोजगार को छीनने का काम करेंगे तो हम अमेरिका से भी लड़ने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, आज हमारे बच्चों को देख के मेरा मन बड़ा खुश। कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं नहीं होती, आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने पूरे प्रदेश को आईना दिखाने का काम किया है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाके अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। आज जो 10th और 12th पास करके बैठे हैं, 4-5 साल आप इनको बाद इनको देखना, 4-5 साल बाद आप मुझे भी देखना, आप देखना कि 4 साल 5 साल बाद आपका चंद्रशेखर कहां होगा, और 4-5 साल बाद आप इनको भी देखना, इनमें से कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करेगी, कोई IAS बनेगी, कोई IPS बनेगी, कुछ दिनों बाद मेहनत करके कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई वकील बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, और जब वो साइंटिस्ट बन के देश की तरक्की में योगदान देगा तो यहाँ उसका परिवार भी गौरवान्वित होगा और हम लोग भी गौरवान्वित होंगे। जो इस मिट्टी के लोग हैं वो सब लोग गौरवान्वित होंगे जब इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है, खुर्शीद भाई ने बहुत सा कार्यक्रम रखा और मैं इन बच्चों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं भी प्रकट करता हूं। और मैं आपसे भी कहता हूं, एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उनको तालीम दो, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो यही गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इस नजीबाबाद, नगीना, मैटोर और ज्यादा हो सके तो बिजनौर और इससे ज्यादा मेरठ, सहारनपुर तक सीमित रह जाएंगे। उनको उड़ान तब मिलेगी जब वो पढ़ लिख के अपनी जिंदगी के फैसले मजबूती से ले पाएंगे। इन्हीं मैं गारंटी देकर कहता हूं, इन्हीं बच्चियों में से कुछ बच्चे, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे, आप याद रखना, एक दिन केंद्र की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके मेंबर बनेंगे, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के मेंबर बनेंगे। कोई नासा जाएगा, कोई कहीं और दुनिया में जाके जो है एजुकेशन लेके आगे बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन हथियार है। खुर्शीद साहब कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा सेनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं बोलता हूं पार्लियामेंट में, आप ये बताओ ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कहते थे सब लोग मीडिया के साथी खड़े हैं कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, इसका तो नंबर भी नहीं आएगा वहां। बताओ, कहते थे नहीं कहते थे? आज बताओ, कोई ऐसा विषय बताओ जिसको आप 15 दिन पहले मुझे कहते हो और उस विषय को पार्लियामेंट में मैं ना उठाता हूं। बताओ, आज जितने लोग यहाँ बैठे कहते थे इसका नंबर कैसे आएगा? अबे नंबर आता नहीं, नंबर लाया जाता है। जिसके अंदर दिल में इच्छा होती है वो खुद में कुछ नंबर ले जाता है। इनको भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये बच्चियां नंबर कैसे ले आएंगी, ये बच्चियां उनके लिए उदाहरण है। जो कहते थे गरीब की बच्ची कामयाब नहीं हो सकती, ये हमारे बच्चे उनके लिए उदाहरण है। बच्चे हमारे उनके लिए उदाहरण है कि अगर मन में संकल्प हो तो बिल्कुल हाशिए पे पड़ा आदमी भी चोटी पे पहुंच सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इस बात के लिए हमारी गवाही है कि जिन लोगों ने संकल्प लिए हैं उन्होंने कामयाब होकर दिखाया। मैं आपसे फिर कहूंगा
ये जो बीच की पंक्ति के लोग हैं, ये अगर हट जाएंगे तो जब बच्चे हमारी आएंगे सम्मानित होने के लिए, तो उनके अंदर जो है कोई इस तरह की भावना नहीं होगी कि भाई मुझे थोड़ा बच के जाना है, संभल के जाना है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि सभी लोग समझदार, लेकिन आप महसूस करो ये अनुशासन ही उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं यहाँ सभी पहुंचे इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का धन्यवाद करता हूँ, भाई खुर्शीद साहब का, बहुत बहुत अशोक भाई का, हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं भाई अंसारी साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको ये भी कहता हूं ये सारे कार्यालय और ये सारे पद जनता की सेवा के लिए हैं। जब आप जनता की सेवा करोगे तभी जनता आपको आशीर्वाद देगी, इसलिए खूब मेहनत करो और जनता की सेवा में कोई कमी मत छोड़ो। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। एक आखिरी बात मुझे कहनी, अभी जब हमारे देश के ऊपर हमला हुआ, ऐसा माहौल था कि कोई कुछ भी बोलने को नहीं, मैं अकेला वो शख्स था जिसने कहा कि भाई हम पे हमला हमारे देश के लोगों ने नहीं, उन आतंकवादियों ने किया। हमें आतंकवादियों से मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह का सरकार तंत्र ने माहौल बनाया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया कि कोई डंडा लेके खड़ा है, कोई कश्मीरी भाइयों के खिलाफ यहाँ देहरादून में खड़ा, कोई जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके खिलाफ खड़ा, मैं अकेला भाई सच था। हालांकि मुझे बहुत सुनना पड़ा, उसमें कई लोगों ने मेरे खिलाफ बुरा भला कहा, लेकिन मैंने अपने ये महापुरुषों से सीखा है कि जब हक की, सच्चाई की और इंसाफ की बात करनी हो तो कभी ये देखना नहीं चाहिए कि आपके हिस्से में क्या आएगा और आपको क्या मिलेगा। आपको हक और सच्चाई की बात पूरे जोर शोर से करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहा कि मैं नौजवानों में मानता हूं बड़ा गुस्सा है, लेकिन दुश्मन भी ये चाहता है कि हम लोग यहाँ लड़े। आपको याद है नहीं याद है लाल टरोजी जिसने कहा बांटो राज करो, दुश्मन बैठा हुआ वहां जानता है जब तक ये वहां आपस में लड़ते रहेंगे तब तक हमसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहो, हम सब लोग भाई भाई हैं, आपस में किसी की बातों में आके आपस में मत लड़ो। यहाँ का मुसलमान भी, उसका भी बराबर का योगदान आजादी की लड़ाई में है, उसने भी बराबर की जो है शहादतें दी हैं। इस बात की गवाही मैं नहीं, इस बात की गवाही इंडिया गेट देगा। जब आप जाके इंडिया गेट पे नाम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ के सिख भाइयों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देके इस देश की आजादी में योगदान दिया है। यहाँ के तमाम जाति धर्मों के लोगों ने, किसान भाइयों ने देश का पेट पाल के अपना योगदान दिया है। हर एक आदमी कीमती है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिस दिन मजदूर भी नहीं होगा, आपके हाथों में, जमींदारों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में छाले पड़ जाएंगे गेहूं काटने में। जिस दिन मजदूर नहीं होगा, हर आदमी अहमियत रखता है, मेरी बात को याद रखना। उसके कपड़ों से, उसके चप्पल जूतों से, उसके लिबास से, उसकी जो है हैसियत का अंदाजा मत लगाना। यह हर एक आदमी कीमती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक होती है। नेता हो या अधिकारी हो, वो तब बड़ा होता है जब जनता का हाथ उसके सर पर होता है। यदि जनता हाथ हटा लेती है तो बड़े बड़े दरख्त मैंने धराशायी होते थे। प्यारे साथियों, मैं आज फिर कह रहा हूं, जब हम यहाँ आपस में लड़ेंगे और हमारे यहाँ रहने वाले किसी भी जाति धर्म के लोगों के मन में ये भाव पैदा होंगे कि हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो जो कर्मचारी देश की सेवा में लगा है उसके मन में भी तकलीफ होगी। जो सेना का जवान बॉर्डर पे खड़ा है उसके मन में भी तकलीफ होगी। मैं आज देश की सेना को भी उनके पराक्रम के लिए बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं कि उन्होंने पराक्रम दिखा के दुश्मनों को बताने का काम किया कि हम आपस में लड़ने वाले लोग नहीं, हम दुश्मन से लड़ने वाले लोग हैं। मैं देश की सेना पर भी गर्व करता हूं और अपने देश में रहने वाले पिटे छीटे लूटे पिटे और गरीब किसान कमजोर और तमाम जाति धर्म के लोगों पे भी उनका भी शुक्रिया अदा, उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप सब लोगों के घर की खुशियां हैं, आप सबकी लोग खुशी में जो करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आपसे कहूँगा ये गंदे खाली कर दो, जिससे कि कोई भी बच्चा बच्ची आए उनको विश्वास हो कि हमें आगे बढ़ के देश की सेवा करनी है। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, एक बार हाथ ताली बताओ।
कामयाब होगे, क्षेत्र का नाम रोशन करोगे नहीं करोगे बताओ? आज वाले बताओ करोगे नहीं करोगे नाम रोशन? अब राहुल की किसी परिस्थिति है। मैं तो चाहता हूँ इस देश की बेटियां इस देश का नाम दुनिया में गौरवान्वित करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। संचालक महोदय का भी धन्यवाद। डिटेल बताओ ना। अब गुरमुख शर्मा सन ऑफ संजीव कुमार 76% सेकंड डिवीजन के साथ आचार्य आरोग्य इंटर कॉलेज 76%। परसेंटेज बहुत राजनीति आवाज नहीं आ रही, दूसरे की मामला आता है कि बहुत कार्तिक कुमार शिवपाल सिंह 77% फर्स्ट डिवीजन आचार्य आरोग्य इंटर। उमर अनीस अहमद 77% सेकंड डिवीजन काश्मीर कॉलेज। डिवीजन है उमर अनीस सन ऑफ अनीस अहमद काश्मीर कॉलेज। उम्र में रोक दिया, हाई स्कूल के बोल लेता हूँ। अब मैं कुछ हाई स्कूल के बच्चे बुला लेता हूँ। हाँ अभी 7 पर हो गया। नमरा तस्लीम अहमद 80% फर्स्ट डिवीजन से काश्मीर कॉलेज। अभी पास 7 पर कुछ लगा। राफिया परवीन सन ऑफ गुलजार अहमद 78% थर्ड डिवीजन काश्मीर कॉलेज। और मैंने सना मोहम्मद जुल्फकार 74%। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।